मैडम, आज खाने में क्या बनाना है? नौकरानी उनके पीछे ड्राइंग रूम में ही चली आई थी। मटर पनीर, बिरयानी और गाजर का हलवा। कुसुम जी के लहजे में प्यार था। आज इतने दिनों बाद मेरा बेटा घर आ रहा है, खाना भी उसकी पसंद का होगा। कुसुम जी अपने बेटे के आने का सुनकर बहुत ही खुश हो गईं, क्योंकि इस बार वह काफ़ी दिनों के बाद आ रहा था। वह बहुत दिनों से उसके लिए उदास थी। कुसुम जी ने उसका बेडरूम साफ करवाया और नौकरानी को उसकी फेवरेट डिशेस बनाने का ऑर्डर भी दे दिया। पूरा दिन बेटे के आने की तैयारियों में ही गुजर गया। शाम के साए ढल रहे थे जब गेट पर उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वह तेज़ कदमों से गैलरी पार करती हुई बाहर निकल आई थी। इतने में वह भी गाड़ी से उतर आया। वह उनके सामने झुक गया और कुसुम जी ने उसके माथे को चूमते हुए उसे सीने से लगा लिया। मेरे बच्चे, जीते रहो, खुश रहो। वह उसके कंधों और बालों पर हाथ फेर रही थी और दोबारा फिर उसके माथे को चूमा था। कैसी हो आप माँ? वह उनके दोनों हाथ को पकड़ते हुए बोला। अपने बेटे को देखती हूँ तो जवान हो जाती हूँ, सारे गम भूल जाती हूँ। उनकी आवाज़ ही नहीं, आंखें भी भीग गई थी। पति के मरने के बाद बेटा ही कुसुम जी का एक सहारा था। राहुल उनको अपने हाथ के घेरे में लेकर अंदर ले आया था। आप तो रो रही हैं, उसने माँ को सोफे पर बिठाते हुए कहा। नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। माँ, क्या हो गया है? खुशी में आंसू कैसे आ सकते हैं? बेटा, जब तुम्हें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी तो आंसू खुद ही आ जाएंगे, और वह खुशी के आंसू होंगे। वह उठ खड़ी हुई। आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे लिए जूस ले आऊं? अरे नहीं माँ, आप मेरे पास बैठें, मैं खुद ले आऊँगा। फिर नौकरानी को आवाज़ दे दीजिए, उसने उनको रोकना चाहा। नौकरानी क्यों, मैं खुद अपने बेटे के लिए जूस लेकर आती हूँ, वह नरमी से कहकर किचन में चली गई थी। कुछ देर ठहरने के बाद उसके लिए जूस ले आई थी। आप मेरे पास बैठिए और ये बताइए कि आप इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हैं? लेकिन मैं तो आज अपने आप को जवान समझ रही हूँ, वह मुस्कुराने लगी। लगता है आप खुद को टाइम नहीं दे रही हैं। अरे छोड़ो, क्या बात लेकर बैठ गए? बताओ विपुल कैसा है? तुम्हारा वहाँ काम कैसा जा रहा है? और कब सारा बिजनेस यहाँ लेकर आ रहे हो? कुसुम जी ने एक ही वक्त में इतने सारे सवाल कर दिए। माँ, इतने सारे सवाल एक ही बार में? पहला सवाल, विपुल बिल्कुल फिट है, आपको याद कर रहा था। दूसरा, काम भी बहुत अच्छा जा रहा है। और रही मेरी बात, मैं बहुत जल्द ही आपके पास आ रहा हूँ, हमेशा के लिए। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब आप खुश हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे बगैर घर में रौनक नहीं होती। मैडम, खाना लग गया है, नौकरानी ने आवाज़ दी। चलो बेटा, खाना लग गया है। ओके मॉम, आप चलिए, मैं अभी फ्रेश होकर आया। वह खाना खाने में बिज़ी हो गए। बेटा, खाना कैसा था? बहुत अच्छा। वह रात के खाने के बाद बातें कर रहे थे। और सुनाइए। हाँ बेटा, याद आया, तुम्हारी आंटी की बेटी नायरा का रिश्ता पक्का हो गया है। बहुत अच्छे लोग हैं। लड़का जर्मनी में रहता है, बड़ा कारोबार वहाँ है उसका। फैमिली भी अच्छी है। कुसुम जी ने बड़ी खुशी खुशी बेटे को ये खबर दी। नायरा की माँ और कुसुम जी मुँह बोली बहनें थीं और बचपन की पक्की दोस्त थीं। राहुल की माँ का नायरा की माँ के घर में ऐसे आना जाना था जैसे अपनी फैमिली में होता है। वैसे भी उनके बड़ों से ही उनके दोनों ही ख़ानदानों के आपस में गहरे ताल्लुक़ थे। इसी बिना पर रिश्ते खून के ना होते हुए भी खून के रिश्तों की तरह ही एक दूसरे को मान और इज्जत देते थे। वह नहीं जानती थी कि उनके बेटे पर क्या गुजर रही है। राहुल ने सोचा था कि इस बार जाकर अपनी माँ से बात ज़रूर करेगा। माँ को बहुत खुशी होगी और वह नायरा के घर वाले यानी रजनी आंटी से बात करेंगी। राहुल को यकीन था कि नायरा के माता पिता ज़रूर मान जाएंगे और नायरा मेरी हो जाएगी, और फिर वह उसे बताएगा कि वह नायरा से कितना प्यार करता है। राहुल की सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। इधर नायरा का भी हाल कुछ अलग ही था। चुपचाप छत पर आ गई थी। वह अकेली ही छत पर टहलने लगी। दिमाग उलझा हुआ था, इसलिए तन्हाई की ज़रूरत महसूस हो रही थी। आसमान सितारों से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल से सारी रोशनी गायब हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि ऊपर वाले ने इंसान के अलावा बाकी हर चीज़ को बेफिक्र क्यों बनाया है। वह सितारों की टिमटिमाती रोशनी देखकर सोचने पर मजबूर हुई थी। चांद रात को बेफिक्री से निकलता और दिन को गायब हो जाता। सूरज दिन को निकलता है और बेफिक्र होकर रात को गायब। बस एक बंधी रूटीन। लेकिन इंसान का हर दिन पहले से अलग होता है और हर रात नई रात है, नई फिक्रें।
नई सोचें लेकर इंसान हर रोज़ हलकान होता रहता है और बाकी सारी दुनिया बेफिक्र रहती है। वह सितारों को देखते हुए न जाने क्या क्या सोच रही थी कि नीचे से उसकी छोटी बहन नीति की आवाज़ आई, दीदी नीचे कमरे में आओ, मैं सोने जा रही हूँ, काफ़ी रात हो गई थी। क्या बात है दीदी, आप ठीक तो हैं? अकेली छत पर क्या कर रही थी? नायरा नीचे आई तो नीति ने पूछा। ऐसे ही ऊपर छत पर चली गई। नहीं दीदी, कोई बात तो ज़रूर है। मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ आप छत पर रोज़ाना जाती हैं, किसी के पास नहीं बैठती। माँ को भी ऐसा लगा। वह मुझसे पूछ रही थी, चुप चुप भी हो, आखिर बात क्या है? नीति को अपनी प्यारी बहन की फ़िक्र हो रही थी। मैं ठीक हूँ, दिन में आज काम ज़्यादा था इसलिए शायद थकन हो गई है। तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। नीति को एक बात परेशान की जा रही थी कि नायरा की किताब में राहुल भैया का फ़ोटो कैसा आए। क्या नायरा दीदी राहुल भैया से मोहब्बत करती हैं? और राहुल भैया, ये दोनों आपस में मोहब्बत कब से करते हैं? राहुल भैया ने सिर्फ एक बार ही हमारे घर आए थे। क्या पापा के दोस्त के बेटे से दीदी की मंगनी हुई है और दीदी करना नहीं चाहती, या फिर एकदम से शादी की वजह से परेशान है? नीति के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जो उसे सोने नहीं दे रहे थे। उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कल अकेले में अपनी बहन से बात ज़रूर करेगी। राहुल ने कमरे में झांका। कुसुम जी बैठी थी। माँ, मैं आ जाऊँ? राहुल ने कहा तो कुसुम ने प्यार से बेटे की ओर देखा। कमाल है, अब माँ के पास आने के लिए भी इजाज़त की ज़रूरत है। वह मुस्कुराई। वह अपनी माँ के पास कमरे में आया। आप बिज़ी तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने बेटे की बात सुनने के लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। उन्होंने उसका हाथ थाम कर अपने पास ही बिस्तर पर बिठा लिया। हाँ बोलो, क्या बात है? कुसुम जी ने पूरी ध्यान से उसकी तरफ की। राहुल ने एक नज़र माँ की तरफ देखा। माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं? उन्होंने उसके झुके सर पर हाथ रखा। उसकी संजीदगी कुसुम जी को परेशान कर रही थी, क्योंकि आज पहली बार बेटे ने सवाल ही ऐसा किया था। माँ बताई ना। राहुल के अंदाज में ज़िद थी। ओह मेरे बच्चे, क्या बात है, मुझे बताओ। तुम इस तरह देखकर और तुम्हारी बातों से मुझे परेशानी हो रही है। माँ, मैं नायरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। राहुल ने सर उठाकर संजीदगी से कहा। उन्होंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या कहा राहुल? वह जैसे उससे और ज़्यादा यकीन चाहती थी। माँ, मैं आपको पहले ही भी बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले कुछ बन जाऊँ, फिर बात करूँगा, ताकि मेरी माँ नायरा का हाथ मांगने उनकी तरफ फ़ख्र से जाएं। राहुल का बोलने का अंदाज़ मज़बूत था। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें बताया है कि इस फ्राइडे को उसकी मंगनी है। कुसुम को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने बेटे को समझाएं, उसे एहसास दिलाएं कि नहीं हो सकता। बेटा, तुमने बहुत देर कर दी। अब मैं रजनी से क्या कहूँ? और जिससे शादी है वह नायरा के पिता के दोस्त का बेटा है। वही रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं बगैर वजह के? वह धीरे धीरे अपने बेटे को समझा रही थी। लेकिन मम्मी प्लीज़, क्या मैं तुम्हारी खुशी नहीं चाहती? राहुल, बोलो, जवाब दो। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे की हर खुशी पूरी हो। उन्होंने उसके माथे पर आए बाल पीछे हटाए। बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने अपने दिल की बात अपनी माँ से शेयर की, लेकिन बेटा, मैं बेबस हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ कि नायरा न सही तो कोई नायरा जैसी लड़की मेरे बेटे के नसीब में लिख दे। राहुल जान चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता। मम्मी, मैं चलता हूँ। वह उठकर जाने लगा तो माँ ने आवाज़ दी। बेटा, नायरा भी तुमसे मोहब्बत करती है। राहुल ने पीछे मुड़कर माँ को देखा। माँ, मैं नहीं जानता। राहुल ने अपने साथ साथ माँ को भी परेशान कर दिया था। कुसुम जी सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि नायरा का ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। मैंने अपने बेटे राहुल के लिए क्यों नहीं सोचा कि नायरा से अच्छी लड़की मुझे कोई मिल ही नहीं सकती। मैं राहुल के लिए हज़ारों लड़कियां तलाश की, पर मेरा ध्यान कभी नायरा की तरफ पहुंच ही नहीं पाया। कितना आसान था जबकि सब कुछ। अशोक जी यानी नायरा के पिता इस रिश्ते को खुशी खुशी कबूल करते। वह तो वैसे भी राहुल को कितना पसंद करते हैं, और मेरा राहुल भी किसी बात में कम नहीं। वह तो हीरा है, हीरा। पर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने सोचते सोचते अपनी आंखें बंद कर लीं और टप टप करके आंसू उनकी आंखों से गिरने लगे। रात के खाने के बाद जब राहुल सोने के लिए कमरे में आया तो नायरा का चेहरा नज़रों के सामने आ गया। न जाने क्यों, न चाहते हुए भी उसकी याद दिल से नहीं जा रही थी।
फिर दिल के आगे हार कर विपुल को फ़ोन किया ताकि उससे सलाह ले सके। वही तो उसका एक दोस्त था जिससे वह दिल की हर बात शेयर करता था। विपुल ने दूसरी ही बेल पर फ़ोन रिसीव कर लिया। हेलो, कैसे हो तुम? 2 दिनों से फ़ोन क्यों नहीं किया? राहुल पहले ही बहुत परेशान था। यार छोड़ो सब बातें, तुम कल सुबह ही यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ यार, तुम बस आ जाओ। विपुल जान गया था कोई तो बात ज़रूर है। ठीक है, मैं सुबह आ जाऊँगा। आप खुश? विपुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फ़ोन बंद कर दिया। विपुल भी सुबह का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। उसे राहुल की फ़िक्र हो रही थी। पहले तो उसने कभी उसे कॉल नहीं की थी। अरे विपुल बेटा, तुम्हें आज हमारी याद कैसे आ गई? कुसुम जी ने सामने से आते विपुल को गले लगा लिया और प्यार किया। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। आंटी, जूस बाद में, पहले बताइए राहुल कहाँ है? ओह बेटा, वह अपने कमरे में है। तुम चलो, मैं वहीं जूस लेकर आती हूँ। थैंक्स आंटी। विपुल को राहुल से मिलने की जल्दी थी। कमरे के दरवाजे पर नॉक करके विपुल अंदर कमरे में एंट्री करता है तो वह अपने कमरे की खुली हुई खिड़की में खड़ा था। हेलो राहुल, कैसे हो? राहुल ने मुड़कर देखा। विपुल के गले लगकर फाइन कहा। कब आए तुम? बस अभी अभी। तुम बताओ क्या बात है? तुम्हें पता है मैं सारी रात सो नहीं सका कि क्या बात हो सकती है। कुछ नहीं, बस परेशान हूँ। तुमने कोई दुख भरी मूवी तो नहीं देख ली जो इतने परेशान हो? नहीं यार, मैं इस वक्त बहुत सीरियस हूँ। विपुल साथ पड़े सोफे पर बैठ गया। अच्छा यार, सॉरी, अब मजाक ख़त्म। बताओ क्या बात है? नायरा की मंगनी हो गई है इसी फ्राइडे को। उसकी शादी भी है। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? मंगनी कब हुई जो अब शादी है? नहीं यार, वह मेरा मतलब है कि फ्राइडे को मंगनी है और अगले दिन शादी भी है। मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। विपुल के दिमाग में आंटी का ख्याल आया। तुमने आंटी से बात की? हाँ यार, मैं तुमसे पहले माँ से बात कर चुका हूँ। माँ अब कुछ नहीं कर सकती। बात करते हुए राहुल की नज़र सामने दरवाजे पर खड़ी कुसुम जी पर पड़ी। वह एकदम खामोश हो गया था। विपुल भी इधर उधर देखने लगा। कुसुम जी जानती थी कि वह विपुल से बात ज़रूर करेगा। बेटा, ये लड़कियों के मामले बड़े नाजुक होते हैं। अब एकदम बगैर वजह के हम इनकार कैसे कर सकते हैं? हमारे समाज में आज भी जहाँ लड़की की बात पक्की हो जाए वहाँ ही शादी होती है। लेकिन अब तो बेटा सिर्फ 4-5 दिन रह गए हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ? काश मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ कर सकती। कुसुम जी की आंखों में आंसू आ गए। राहुल जल्दी से माँ के करीब हो गया। माँ, ये क्या, आप रो रही हैं? तो क्या करूँ, दिल जलता है मेरा तुझे इस हालत में देखकर। 2 दिन से तुम इस कमरे में बंद हो। मेरे दिल पर क्या गुजरती है तुम नहीं जानते। राहुल के पास सिर्फ माँ ही थी। वह उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। प्लीज़ मम्मी, आप परेशान न हो। गलती मेरी है कि मैंने आपको बताने में देर कर दी। लेकिन मम्मी, आज के बाद मैं वही करूँगा जो आप मुझे कहेंगी। मैं आपके लिए, आपकी खुशी के लिए अपना प्यार क्या जान भी दे सकता हूँ। राहुल ने माँ को कंधों से पकड़कर सामने किया। तुम्हें बहुत खुश रखेगा मेरे बच्चे। कुसुम ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहा। फिर उन दोनों को एहसास हुआ कि हमारे बीच कोई और भी मौजूद है। कुसुम जी ने भीगी आंखों के साथ बेटे के माथों को चूम लिया। राहुल और विपुल भी मुस्कुराने लगे। विपुल को अपने दोस्त पर फ़ख्र महसूस हुआ। नायरा किचन में काम कर रही थी कि नीति ने अंदर आकर झांका। उसे अकेला पाकर उसे लगा कि अब बात करनी चाहिए। हेलो, क्या हो रहा है दीदी? एक कॉफ़ी का कप मिल सकता है? अभी नहीं, कुछ देर बाद मिल जाएगा। अभी मैं काम कर रही हूँ। बर्तन धोती नायरा ने जवाब दिया। नीति ने नायरा को कंधों से थामकर अपनी तरफ कर लिया था। क्या बात है दीदी, मुझे बताओ। तुम्हारे चेहरे पर खामोशी और उदासी क्यों है? बोलो ना दीदी। वह लगातार उससे जवाब मांग रही थी, जिस सवाल का जवाब वह खुद भी नहीं जानती थी। वह क्या बताती उसे कि एक तस्वीर से मोहब्बत हो गई है, ये जाने बिना कि वह उसके बारे में क्या सोचता है। तुम्हें किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। नायरा ज़बान से झूठ बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखें ज़बान का साथ नहीं दे रही थी।
मेरी आंखें हैं दीदी, मैं देख सकती हूँ और इसी घर में रहती हूँ आपके साथ। वह गुस्से से बोली। देखो नीति, ये जो तुम समझ रही हो वैसी कोई बात नहीं। मेरे सर में सुबह से दर्द है। नायरा रुख मोड़कर बोली। मैंने आपकी किताब में राहुल भैया की फ़ोटो देखी है। नायरा ने चौंक कर नीति की तरफ देखा। ये तुम क्या कह रही हो? वह बिल्कुल गुमसुम हो गई। दीदी प्लीज़। नीति, मुझसे कोई सवाल मत करना। मेरे पास तुम्हारी किसी सवाल का जवाब नहीं है। और हाँ, आज तो तुमने मेरे सामने ये बात कर दी, लेकिन किसी और के सामने मत करना। वह जाने लगी तो नीति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर आप चाहें तो। नीति, इस बात को यहीं रहने दो, इस बात को यहीं दफन कर दो। नीति की बात पूरी होने से पहले ही नायरा बोल पड़ी। घर में फंक्शन की तैयारियां जोर पकड़ती जा रही थी। क्योंकि शादी अचानक से तय हो गई थी, इसलिए बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज करना इतने कम समय में मुमकिन नहीं था। फिर भी रिश्तेदारों, दोस्तों, आसपास और मेल के लोगों को बुलाने पर अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। कुसुम जी और राहुल भी शादी में शामिल होने आए थे। वह दोनों पुराने रिश्तों की खातिर रजनी जी के कहने पर एक दिन पहले आ गए थे। राहुल बिल्कुल खामोश था। जब से आया था नायरा को उसने एक नज़र भी नहीं देखा था। शायद वे एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। नायरा भी सुबह से कमरे में बंद थी। राहुल, कहाँ जा रहे हो बेटा? कुसुम जी उसकी तरफ ही आ रही थी। राहुल भी उन्हें सीढ़ियों पर ही मिल गया था। ऊपर सोने के लिए जा रहा हूँ, सरसरी सा जवाब देकर उसने आगे बढ़ना चाहा। क्यों बेटा, खाना नहीं खाओगे? कुसुम जी जानती थी इस वक्त और इन हालात में उनके बेटे पर क्या गुजर रही है। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। प्लीज़ बेटा, जहाँ इतना सब्र कर लिया है वहाँ कुछ देर और सही। चलो, तुम्हें तुम्हारे अंकल याद कर रहे हैं। माँ, मैं सुबह से झूठा मुस्कुरा मुस्कुरा कर थक चुका हूँ, मुझे आराम करने दें। वह लंबे लंबे डिग भरता ऊपर चला गया। कुसुम जी वहीं खामोशी से उसे देखती रहीं। क्या हुआ कुसुम, यहाँ क्यों बैठी हो? सब लोग वहाँ तुम्हारा और राहुल का इंतज़ार कर रहे हैं। और वह न जाने कितने ही पल अपनी सोचों में गुम वहाँ खड़ी रहीं कि रजनी जी की आवाज़ उन्हें सोचों से बाहर खींच लाई। और राहुल कहाँ है? सब ठीक तो है कुसुम? जब से तुम लोग आए हो मैं देख रही हूँ, जब से राहुल आया है बुझा बुझा सा है। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परेशानी की कोई बात नहीं। मौसम बदलने की वजह से कुछ दिनों से उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया है। आप चलें, मैं नायरा के पास होकर आती हूँ। कुसुम जी सरसरी अंदाज में कहती आगे बढ़ गई। पाँव की आहट पर नायरा दरवाजे की तरफ पलटी। कुसुम जी चेहरे पर एक अजीब सा इम्प्रेशन लिए अंदर आ गईं। वह मुस्कुराते हुए बेड से उठ आईं। अरे आंटी, क्या कोई काम था? मुझे कह दिया होता, मैं आपके पास आ जाती। नहीं बेटा, काम तो कोई न था, बस अपनी बेटी के पास बैठने को दिल कर रहा था। वह नायरा के पास बेड पर बैठ गई। बेटा, मेरी दुआ है तुम्हें हज़ारों खुशियाँ मिलें। हर तरफ रौनक थी। अशोक जी अपने सबसे अच्छे और पुराने दोस्त अनिल जी का इंतज़ार कर रहे थे, जो सिर्फ उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जर्मनी से आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद अशोक जी के जिगरी दोस्त अनिल जी की गाड़ी बाहर आकर रुकी। वह उनका वेलकम करने के लिए हंसते हुए बाहें फैलाकर उनकी गाड़ी की तरफ गए और उन्हें गले से लगा लिया। दोनों दोस्त बहुत पुराने और गहरे दोस्त थे, इसलिए काफ़ी टाइम के बाद मिलने की वजह से बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले। कैसा है? मैं ठीक हूँ। तुमने इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें तो कल आ जाना था। बस यार, कल वक्त नहीं मिला। तुम सुनाओ, क्या हाल है? इतनी जल्दी नायरा बेटी की शादी कर रहे हो? बस यार, रिश्ता अच्छा था तो मैंने हाँ कर दी। लड़का जर्मनी में रहता है, वहाँ कारोबार भी अच्छा है। कौन लोग हैं वह? राजेंद्र शर्मा का बेटा अतुल शर्मा है। एक ही बेटा है। राजेंद्र शर्मा का नाम सुनते ही अनिल जी कुछ सोचने लगे। क्या बात है यार, क्या सोच रहे हो? यार, मैं सोच रहा हूँ वही अतुल शर्मा तो नहीं जिसे मैं जानता हूँ। सब ठीक तो है? हाँ, उसके बाप का नाम भी राजेंद्र शर्मा है। अनिल, क्या बात है? तभी अनिल जी ने किसी को फ़ोन मिलाया और तुम मेरे साथ आओ कहकर अशोक जी को वह अलग कमरे में ले आए। एक के बाद एक उन्होंने कई लोगों से फ़ोन पर बात कर डाली और करीब 1 घंटे के बाद वह किसी नतीजे पर पहुँचे और अपने दोस्त अशोक जी को कंधों से पकड़ते हुए बोले, ध्यान से सुनो अशोक, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर जिस अतुल शर्मा से तुम नायरा बेटी की शादी कर रहे हो, उसने जर्मनी में 2-2 शादियाँ की हुई हैं। वह नशा करता है। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? अशोक जी की आंखें बेयकीनी से फट सी गई थी। आई कांट बिलीव दिस।
ये तुम कैसे कह सकते हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने अपने सभी जानने वालों से इस बात की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करा ली है, क्योंकि यह अतुल शर्मा की कारीगरी वहाँ बहुत मशहूर है, पर मैंने उसे देखा नहीं है। तुमने मुझे जो फ़ोटो दिखाया वह फ़ोटो मैंने अपने एक फ्रेंड को सेंड किया। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, ये वही अतुल शर्मा है। अशोक जी को अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हुआ। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। वे एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। तुम्हारे लिए तो ये काफ़ी था कि लड़का जर्मनी में रहता है, नायरा बेटी को जर्मनी ले जाएगा, चाहे वहाँ वे खुश रहे या न रहे। अनिल जी को अपने दोस्त अशोक जी पर गुस्सा आ रहा था। तुम जर्मनी में रिश्ता कर रहे थे, तुम जानते थे कि मैं भी जर्मनी में हूँ। तुमने रिश्ता करने से पहले एक बार मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैं वहीं रहते हुए सभी कुछ पता निकाल लेता। जब रिश्ता तय कर लिया, शादी तय कर ली, तब मुझे बताया। मुझे शिकायत इस बात की नहीं है कि तुमने मुझे जिक्र नहीं किया। मुझे शिकायत है कि तुमने इतनी जल्दबाजी में अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पर लगा दी। शुक्र करो कि अभी तक शादी नहीं हुई। अब तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? अब तो मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने सर उठाए हुए सवाल किया। तुम मेरे साथ चलो। हम खुद जाकर उन लोगों को मना कर देते हैं कि वे बारात लेकर ना आए। लेकिन मेहमानों का क्या होगा जो आ चुके हैं? लोग क्या कहेंगे? बेटी की शादी क्यों नहीं की? तो मैं क्या जवाब दूंगा और किस किस को जवाब दूंगा? इतने में बाहर खड़ी कुसुम को देखा। आप कब आई? दोनों ने हैरानी से कुसुम को देखा। मैं सब सुन चुकी हूँ। कुसुम प्लीज़ इस मामले का कुछ करो। अगर मेहमान और रिश्तेदारों को भनक भी लग गई तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। अशोक जी दोनों हाथों में सर गिराए वहीं ज़मीन पर बैठ गए थे। भैया, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो। अनिल जी कुसुम जी के नज़दीक आ गए। आप उन्हें मना कर दें, कुसुम जी ने कहा। तभी बीच में अशोक जी बोलते हैं, परेशानी तो यही है, मना तो हम कर ही देंगे, पर इसके बाद मेरी बेटी से शादी करेगा कौन? आपको तो पता ही है बेटी के मामले कितने नाजुक होते हैं। अगर एक बार बारात वापस हो जाए तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए बेटी पर तो जैसे दाग लग जाता है। हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दकियानुसी सोचे रखते हैं और बेटियों को बलि का बकरा बनाते रहते हैं। अनिल जी ने जैसे गुर्राते हुए कहा। मेरे पास इस परेशानी का एक हल है, कुसुम जी बोली। तो वह दोनों हैरत से कुसुम जी का चेहरा देखने लगे थे, जिस पर बर्फ़ सी ठंडक फैली हुई थी। अच्छा, तो फिर जल्दी बताओ, इस मसले का क्या हल हो सकता है? दोनों दोस्त एकदम बेचैनी से बोले। कुसुम जी ने भी अपनी बात कहने में देर ना की। हम नायरा की शादी मेरे बेटे राहुल से कर देते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? अशोक जी हैरानी से पूछने लगे। मैं ठीक कह रही हूँ। मैं वैसे भी रजनी के फ़ोन करने से पहले अपने बेटे के लिए नायरा का हाथ मांगने आ रही थी, लेकिन आप लोगों ने बहुत जल्दी कर दी। अशोक जी कुसुम जी की बात सुनकर सोच में पड़ गए। यार सोच मत, बस हाँ कर दे। राहुल से बढ़कर हमें अपनी नायरा के लिए कोई नहीं मिलेगा। अनिल जी राहुल से 1-2 बार मिल चुके थे और राहुल उन्हें एक ही आंख में बहुत भा गया था। अनिल जी ने तेज़ी से आगे बढ़कर उनका बाजू थाम लिया। यार तू पहले भी एक गलती कर चुका है, अब मत करना। ठीक है यार, आप लोगों की मर्ज़ी है तो फिर ठीक है, हम लोग खुद वहाँ जाकर उन लोगों को मना कराते हैं। अशोक जी बोले। आप राहुल से नायरा की शादी के लिए तैयार करा दें। हॉल के अंदर मेहमानों की अफरा तफरी मची हुई थी। राहुल खामोशी से बिना देखे माँ के पास से गुजरा तो कुसुम जी ने पीछे से आवाज़ दी। माँ, आपने मुझे आवाज़ दी। राहुल हौले से मुस्कुराया तो कुसुम जी ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। राहुल को हैरत हुई। माँ, ये क्या आप मुझे हौसला देती हैं और अब खुद आपकी आंखों में आंसू हैं? नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। राहुल के लहजे में हैरत थी। इस वक्त माँ को किस बात पर खुशी हो रही है? थोड़ी ही देर बाद शादी की तमाम रस्में शुरू हो गईं। नायरा दुल्हन बनकर तैयार थी। उसे मंडप पर बुलाया गया, लेकिन सभी हैरान थे कि ना तो बाराती आए और ना ही दूल्हा मंडप में है। इधर राहुल भी हैरान और परेशान सा ही नज़ारा देख रहा था। नायरा के मंडप में आते ही वह जाने के लिए मुड़ा कि तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। उधर पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। नायरा के माता पिता भी चलते हुए राहुल की तरफ मुस्कुराते हुए आए और रजनी जी राहुल का हाथ पकड़कर मंडप तक ले जाने लगी तो राहुल समझ नहीं पाया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे क्यों ले जाया जा रहा है?
आखिर मेरा वहाँ क्या काम है। तभी कुसुम दी मुस्कुराते हुए आगे आईं। तुम्हारी और नायरा की आज शादी है, तुम विपुल को बुलाओ, तुम्हारे अंकल ने उन लोगों को मना कर दिया है। आप क्या कह रही हैं, ये कैसे हो सकता है। बाकी बातें बाद में बताऊंगी। इधर नायरा भी मंडप में उदास बैठी आंसुओं को रोकने की नामुमकिन कोशिश कर रही थी। जब राहुल को उसके बराबर में बिठाया गया तो वह शॉक्ड हो गई और उसे यकीन ही नहीं आ पा रहा था। और जब उसे यकीन आया तो उसके आंसुओं में तेज़ी आ गई। जब नायरा को राहुल के साथ बाहर हॉल में बिठाया गया तो राहुल साथ बैठी नायरा को बेयकीनी से बार बार मुड़कर देख रहा था। राहुल ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह नायरा को हासिल कर लेगा, लेकिन वह भूल गया था कि करिश्मे अब भी होते हैं, माँ की दुआएं रद्द नहीं होती। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।